वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 जो वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जाम हिस्ट्री के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का केवल सब्जेक्टिव का आंसर की इसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रश्न का सेट कोड आपको सी देखने को मिलेगा, हर पेज में सी ही आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए कि इसमें जितना प्रश्न हम लोग देखेंगे सभी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का बिल्कुल आसान तरीका से समझा के उसको पढ़ाए हैं। अगर उसको आप देखते हैं तो यहाँ 2 नंबर यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, यानी आप समझते हैं, रट्टा नहीं मारते हैं, समझते हैं तो उसको किसी भी तरह से तोड़ करके उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी नोट से या बुक से आप जैसे लाइन बाय लाइन रटे हैं उसी को आपको एग्जाम में लिखना है। ऐसा किसी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होता है, क्योंकि यहाँ आपको परीक्षार्थियों के लिए जो 2 नंबर में निर्देश दिया रहता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विद्यार्थी इसको समझ नहीं पाते हैं और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन निर्देश होता है। जो किसी भी क्वेश्चन को अगर आप केवल समझ लेते हैं ना, तो समझने के आधार पर उसको किसी भी प्रकार से तोड़ करके उस प्रश्न को आप लिख सकते हैं। तो ज़्यादा प्रयास कीजिए समझने का। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संस्थाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे, और 18 नंबर क्वेश्चन में कि तात्या टोपे कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं, और 20 नंबर क्वेश्चन में है कि विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखें। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शव के दाह संस्कार कितने प्रकार के थे, और 22 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताओं को बताएं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कि कार्बन 14 विधि क्या है, और 24 नंबर क्वेश्चन में कि लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है, और फिर 25 नंबर क्वेश्चन में है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। 26 नंबर क्वेश्चन में मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके क्या थे, और फिर 27 नंबर क्वेश्चन में कि कमल महल कहाँ है, इसका उपयोग क्या था, और बार बार बोल रहे हैं कि 100% बाबू यहाँ से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा। इन सभी प्रश्नों को जितना हम लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय बता रहे हैं बिल्कुल नहीं है, समझ के उसको याद कर लेना है। ठीक है, ताकि एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। देखिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारणों को बताएं, और फिर 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कलिंग युद्ध पर अशोक का क्या प्रभाव पड़ा, और 30 नंबर क्वेश्चन में गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखें। तो इसके पहले वाला वीडियो तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे कि झूम खेती क्या है। तो इसके बारे में उस वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तर पूर्व भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में एक प्रकार की ऐसी प्रचलित कृषि होती है जो बदल बदल के कृषि की जाती है, एक जगह पर नहीं की जाती है। इसी कारण से इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता क्या है कि जंगल को काट करके और भूमि की साफ सफाई कर ली जाती है, वहाँ के जो बेकार पौधे होते हैं उनको जला ली जाती है, और कुछ वर्षों तक खेती की जाती है। फिर वहाँ से ज़मीन को, जगह को बदल दी जाती है, बदल करके कृषि की जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की कृषि को झूम खेती कहते हैं। ये क्वेश्चन 16 नंबर है, इसके पहले वाला वीडियो तक यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। ठीक है, अब आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था इसीलिए हम बोले थे कि इसके बाद वाला वीडियो में हम इससे आगे प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग फिर देखेंगे कि संस्थाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 2026 एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको क्लियर कर लीजिए। संस्थाल विद्रोह जो था 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। संस्थाल विद्रोह कब हुआ, तो 1855 में हुआ। ठीक है, इसके जो प्रमुख नेता थे सिद्धू थे और कान्हू थे, याद रखना है। संस्थाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू थे और कान्हू थे। ठीक है, कब विद्रोह शुरू हुआ, तो 1855 में हुआ। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है तात्या टोपे कौन था और उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि तात्या टोपे 1857 के विद्रोह का एक वीर सेना नायक था।
जो तात्या टोपे था वो 1857 में जब विद्रोह हुआ तो उसका एक वीर सेना नायक था। कौन? तात्या टोपे। वह लक्ष्मीबाई का सहयोगी भी था। कौन? तात्या टोपे। तात्या टोपे जो था वो लक्ष्मीबाई का क्या था? सहयोगी था। देशद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने उसे पकड़ करके 1860 में फांसी दे दी। ने तात्या टोपे को देशद्रोह के आरोप में पकड़ा और फिर उसके बाद में 1860 में उसे क्या कर दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे हड़प्पा। दूसरा नंबर पॉइंट में उसके नीचे वाला लाइन में 2 नंबर पॉइंट में बना के लिखेंगे मोहनजोदड़ो। फिर उसके नीचे वाला लाइन में तीसरा नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे धौलावीरा और फिर उसके नीचे वाला लाइन में लिखेंगे लोथल। ठीक है, ये जो 4 प्रमुख केंद्र थे हड़प्पा सभ्यता के थे। ठीक है, चलिए फिर 20वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखें। तो लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो में पाए गए अन्नागार बड़े आकार के थे। मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार पाए गए उनका आकार जो साइज था बड़ा था। क्या था? बड़ा था। किसका? अन्नागार का, जहाँ अन्न को रखा जाता है, जिसे भंडार कहते हैं, अन्न भंडार, वो थोड़ा साइज में बड़े थे। और कहाँ ये पाए गए? तो मोहनजोदड़ो में पाए गए। ठीक है, इनमें अनाज संग्रह हेतु ईंटों के बने कमरे और ऊंचा चबूतरा था। यानी अनाज रखने के लिए ईंटों से बनाए गए कमरे थे और उनका जो चबूतरा था ऊंचा था। यह संगठित आर्थिक व्यवस्था का प्रमाण है। क्या है? संगठित आर्थिक व्यवस्था का प्रमाण है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में है कि सौदा संस्कार के प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार से थी। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः 3 प्रकार के सौदा संस्कार थे। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट में लिखेंगे पुण्यदाह संस्कार, दूसरा में अपुण्यदाह संस्कार और तीसरा में समाधि यानी धरती में दफनाना। ठीक है, और यही 3 पद्धति उसमें पाई गई। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में सौदाह संस्कार करने के। और उसमें उस समय भी व्यक्ति को किस तरह से दफनाया या दाह संस्कार किया जाता था, तो उनका सिर भी उत्तर की दिशा में ही होता था, जैसे कि आज हम लोग करते हैं। ठीक है, और पैर दक्षिण की दिशा में, सिर किस दिशा में रहता था? तो उत्तर की दिशा में ही रहता था। इसको भी आपको इसमें चाहे तो जोड़ करके लिख सकते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं बताएं। यानी क्वेश्चन समझिए कि हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें जो नगर का जल था उसको निकलने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी, इसी का 2 विशेषता बता देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी जल निकासी प्रणाली की 2 विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला नंबर पॉइंट में बना के लिखेंगे घरों के साथ जुड़ी ढकी नालियाँ, यानी घरों के साथ में नालियों को जोड़ दिया गया था और उन नालियों को ढक दिया गया था। जैसे आज के ज़माना में है कि हम लोग अपने घर से पानी को किसके द्वारा निकालते हैं? तो नाली के द्वारा। उस नाली को क्या करते हैं? ढक देते हैं, ढक्कन लगा होता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था उस समय भी थी। किस समय? हड़प्पा सभ्यता के समय। ठीक है, तो पहला नंबर पॉइंट तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर लेंगे, अपने घर के एग्जाम्पल दे करके इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। फिर दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे कि मुख्य सड़क की बड़ी नाली में पानी का प्रवाह। ठीक है, और जो मेन रोड होता था, मेन सड़क होती थी, वहाँ बड़ी नाली बनाया गया था। ठीक है, और इन सभी नालियों को उसी में ले जा करके जोड़ दिया गया था ताकि पानी का प्रवाह ठीक से हो सके। और सुनियोजित नगर व्यवस्था का ये क्या था? प्रमाण था। ठीक है, कि कार्बन 14 विधि क्या है। तो एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है तो चूँकि लंबा क्वेश्चन याद होगा नहीं और छोटा से काम चलेगा नहीं, तो फिर काम बनेगा कैसे? तो जितना है उसको कंप्लीट कीजिए, निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए। 2 अंक का क्वेश्चन है, मिल ही जाएगा 2 अंक। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि जीवित पदार्थों में उपस्थिति रेडियोधर्मी कार्बन 14 के क्षय की मात्रा मापकर प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, कार्बन 14 विधि क्या है?
तो जितनी भी प्राचीन यानी पुरानी वस्तुएं हैं उनका उम्र पता ज्ञात करने की जो वैज्ञानिक विधि है इसी को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इसमें दो काम होता है। पहले इतना समझिए कि कोई भी पुरानी वस्तु हो या प्राचीन की वस्तु हो, अगर उसका उम्र पता करना हो तो सबसे पहले वैज्ञानिक एक तरीका होता है जिसका नाम होता है कार्बन 14 विधि। उसी के द्वारा उस पुरानी वस्तु की उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, तो आप जैसे इसको समझ लीजिए, इतना भी दिमाग में रखना है कि कोई बहुत पुराना पत्थर लकड़ी वस्तु है वो कैसे पता लगेगा। तो जैसे ये बात दिमाग में आए कि किसी पुरानी वस्तु का उम्र ज्ञात करना है तो वहाँ दिमाग लगाना है कि कार्बन 14 विधि के द्वारा ही एक ऐसी विधि है जो वैज्ञानिक विधि के नाम से जानी जाती है और उसी विधि के माध्यम से किसी भी पुरानी वस्तु के उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लोथल कहाँ है, इसका महत्व क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि लोथल गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में कच्छ है, उसी के खाड़ी के पास में लोथल है। ये लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। लेकिन गुजरात में कहाँ है, गुजरात छोटा मोटा शहर तो छोटा मोटा राज्य थोड़ी है, बहुत बड़ा राज्य है। तो आखिर गुजरात में कहीं लोथल नहीं ना हो जाएगा। लोथल तो गुजरात में है, लेकिन गुजरात की जो कच्छ की खाड़ी है उसी के पास स्थित है। तो इसको लिखना है कि लोथल गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास में है। यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। ठीक है, जिसे समुद्री व्यापार किया जाता था। चूँकि अब यहाँ बंदरगाह था तो बंदरगाह के बारे में भी आपको पता होगा कि जहाँ से समुद्री जहाज़ों के द्वारा वस्तु को लाया या ले जाया जाता है उसी को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पर जा कर के वहाँ से ट्रेन पकड़ के इधर उधर आते जाते हैं तो उसको रेलवे स्टेशन कहा जाता है। लेकिन पानी का जहाज़ जब जहाँ आकर के रुकता है और वहीं से खुलता है उस चीज़ को बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ था, लोथल गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास था। ठीक है, और ये सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी था और यहाँ से समुद्री व्यापार जो था वो किया जाता था। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है कि विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि विश्व के 7 आश्चर्यों में चिचेन इट्जा जो मेक्सिको में है, और क्राइस्ट रिमीडर जो ब्राज़ील में है, और फिर यहाँ लिखेंगे कोलोसियम जो इटली में है, और मांचू पिच्चू जो पेरू में है, और पेट्रा जॉर्डन में है, ताजमहल भारत में है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्या है, ये चीन में, चाइना की दीवार जैसे चीन की दीवार के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है कि मुग़ल दरबार में अभिवादन के कौन कौन से तरीके थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मुग़ल दरबार में अभिवादन के तरीके निम्नलिखित थे। पहला पॉइंट में लिखेंगे सिजदा। सिजदा का मतलब होता है सिर झुका करके अभिवादन करना, यानी आपके सामने कोई बड़ा अधिकारी आ जाए, अगर सिर झुका करके उसको प्रणाम करते हैं या उसका सम्मान देते हैं तो इसे सिजदा कहा जाता है। और ये कब प्रचलित था, तो मुग़ल दरबार में किसी का अभिवादन करने के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कोरो। ठीक है, कोरो यानी हाथ बांध कर आदर करना। ठीक है, क्या करना, हाथ बांध कर आदर करना। और फिर तीसरा पॉइंट में लिखेंगे कुछ अवसरों पर प्रणाम या शामिली सलाम होता था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है कि कमल महल कहाँ है, इसका उपयोग क्या था। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कमल महल विजयनगर के हम्पी में स्थित है। विजयनगर के हम्पी में क्या स्थित है, कमल महल स्थित है। ठीक है, यह सुंदर राजकीय भवन था। क्या था, सुंदर राजकीय भवन था। कौन, कमल महल। और कहाँ था, विजयनगर हम्पी में, जिसका उपयोग राजकीय बैठकों व महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए होता था। और यहाँ पर होता क्या था कि जो राज्य की बैठकें होती थी कमल महल में ही होती थी, और यहाँ से महत्वपूर्ण कार्यक्रम किए जाते थे, यानी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए कमल महल को बनाया गया था विजयनगर के हम्पी में।
ठीक है। और यह एक बहुत ही सुंदर राजकीय भवन था। आप जैसे इसको समझ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर में, मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारणों को लिखें। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे उर्वर गंगा घाटी से कृषि आय, और दूसरा में लिखेंगे लोहे के औजार व हाथियों की प्रचुरता से सैन्य शक्ति बढ़ी। मगध साम्राज्य का उत्थान क्या हुआ, तो उर्वर गंगा घाटी से कृषि हुआ और वहाँ से आय आने लगा। यानी उर्वर गंगा घाटी से कृषि तो हुआ ही, उसके साथ ही जब कृषि हुआ तो मगध साम्राज्य का आय भी बढ़ने लगा। और लोहे के औजार भी बने, किसमें, मगध साम्राज्य में, जिनके उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारक था। और हाथियों की इतनी प्रचुरता थी कि मगध साम्राज्य के पास विशाल हाथी सेना थी, ठीक है। तो इस प्रकार सैन्य शक्ति भी बढ़ी। तो इसके 2 उत्थान आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि कलिंग युद्ध में भारी जनहानि को देखकर अशोक के जीवन में परिवर्तन आया। यानी कलिंग युद्ध में इतनी मौत हुई, इतनी हत्याएं हुई कि भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया, ठीक है। और उसने उसी दिन से युद्ध करना बंद कर दिया, युद्ध करना छोड़ दिया, ठीक है। और बौद्ध धर्म को अपना लिया। समझिए, समझ के इसको आप लिख सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन वही देखना है, वही याद करना है। हो सकता है कि हम जो बोल रहे हैं समझ के आप अपने से और तरीका, इससे भी बेहतर तरीका से लिख दें, वो भी बेहतर होगा, ठीक है। तो कलिंग युद्ध में हुआ क्या कि भीषण रक्तपात को, बहुत सारे लोग इस युद्ध में मारे गए। तो अशोक ने जैसे ही देखा कि इसमें बहुत नरसंहार हुआ, बहुत लोग मारे गए, भीषण रक्तपात को देखा, तो उन्होंने सोचा कि अब ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहाँ से उनका हृदय परिवर्तन होता है, किनका, अशोक का। उनका दिल दहल जाता है इस रक्तपात को देख करके, और कभी भी युद्ध न करने की, लोक कल्याण पर ध्यान देने लगते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कलिंग युद्ध का अशोक पर प्रभाव पड़ा कि कलिंग युद्ध में भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का दिल दहल गया और उन्होंने कभी भी युद्ध न करने की शपथ ली, और वहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और धर्म प्रचार से लोक कल्याण पर अग्रसर हो गए, या उसी तरफ, उसी दिशा में उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दशावतार मंदिर, ठीक है, जो देवगढ़ में है। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर में दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है, और दूसरा लिखेंगे भीतरगांव मंदिर जो कानपुर में है, ठीक है। और ये दोनों गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर हैं, ठीक है। तो इसके बाद वाला वीडियो में हम पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए।